हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में, और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि वाई एरे, हम एरे का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप एरे का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न था जिसके कारण से हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर इनिशलाइज करना पड़ा या बनाना पड़ा, उसके बिना काम क्यों नहीं चल पा रहा था। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि वाई एरे, ठीक है, कि एरे को क्यों हमें लाना पड़ा। सपोज़ आपके पास एक वेरिएबल ए जिसमें आपने रखा है, ठीक है, हम 3 कलर रख लेते हैं। सबसे पहले हमने रख लिया ब्लैक, वैसे ही हमने वेरिएबल बी बनाया जिसमें हमने रख लिया वाइट, ठीक है। वैसे ही हमने वेरिएबल सी बनाया जिसके हमने रख लिया अंदर रेड, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हो गए, इसको हमने कोड में इनिशियलाइज कर दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल हो जिसको आपको इनिशियलाइज करना पड़े। तो क्या दिस इज द राइट अप्रोच टू डू दैट? क्या ये सही तरीका है? एक चीज को बार बार लिखना पड़ रहा है आपको। मतलब देखो, अगर आपको इसका साइज मैं 100 कर दूं और आपको बोलूं मैं कि 100 वेरिएबल आपको डिजाइन करना है, 100 मुझे कलर्स स्टोर करना है, तो आप क्या कर रहे होंगे? 100 लाइन का कोड लिख रहे होंगे, 100 लाइन ऑफ कोड, समझ रहे हो? और ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एक व्यक्ति के समझने के लिए। अगर वो आपकी एक फाइल देखेगा कोड की, तो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे 100 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होंगे जिसके अंदर आप सिर्फ एक नाम मेंशन कर रहे हो, सिर्फ आप एक कलर मेंशन कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम के कारण हमें एरे को लाना पड़ा। अब एरे क्या कर रहा होगा हम समझते हैं। एरे क्या करता है, ये सबका कॉम्बिनेशन बनाता है और वेरिएबल का नाम एक ही रखता है और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में उसे एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। इसे हम और डिटेल में समझेंगे जब हम जानेंगे कि एरे की डेफिनेशन क्या होती है। उस समय हम समझेंगे कि एरे किस तरीके से मेमोरी को इनिशियलाइज कर रहा होगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम एरे का यूज़ क्यों करते हैं या एरे डेटा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था उसका। तो आपको होप समझ में आया होगा रीज़न। जब हमें साइज़ हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमारा साइज़ बढ़ रहा है, ओके, और हमें एक तरीके का डेटा स्टोर करना है कहीं पे, तो हम क्या कर रहे हैं? एरे का यूज़ करेंगे। यही रीज़न था कि हमें एरे लाना पड़ा। अब एरे में क्या होता है, हमने एक एरे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, उसमें साइज दे दिया 100। तो ये क्या हुआ, जो आपका 100 लाइन ऑफ का कोड था वो सिर्फ सिंगल लाइन में ही आ गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया उन लोगों ने। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता, इसलिए एरे डेटा स्ट्रक्चर आया था। अब हम एरे की डेफिनेशन समझेंगे कि एरे की डेफिनेशन एक्चुअली में होती क्या है। तो एरे इज ए डेटा टाइप विच स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब ये जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है ना, ये भी बहुत शानदार टर्म है, इसको बहुत डिटेल में आपको समझना होगा कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। तो जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे आपकी सीपीयू में रैम में मेमोरी है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी मेमोरी है। तो अब क्या हो रहा होगा, जब भी आपका एरे क्रिएट होता है तो ये ऐसी मेमोरी चूज करेगा जो कंटिन्यूअस हो। मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है, अगर ये 102 पे है तो दूसरा एलिमेंट 106 पे होगा, 108 पे होगा, 10 पे होगा, 1014 पे होगा, 1016 पे होगा। तो इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो रही होगी। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक के बाद एलिमेंट रखे होंगे एरे के अंदर। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि एक अगर एलिमेंट एरे का कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन पे और एक एलिमेंट कोई बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऐसा इसमें एलोकेशन नहीं होता है एरे में। एरे हमेशा जब भी क्रिएट होगा तो एरे की जो मेमोरी होगी, एलिमेंट नेस्ट होगा हर बार। इस तरीके से एरे क्रिएट होता है, ठीक है, रैम के अंदर। तो होप आपको समझ में आया होगा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि जो रैम के अंदर आपकी मेमोरी इनिशियलाइज हो रही है एरे की, वो कंटिन्यूअस होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट मेरा बहुत दूर रखा है और दूसरा एलिमेंट मेरा बहुत दूर रखा है। तो इस तरीके से मेमोरी एलोकेट एरे नहीं करता है। एरे बिल्कुल कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा आपकी रैम के अंदर। तो ये हो गई इंटरनल बात कि ओरिजिनली में डेटा कैसे स्टोर होता है रैम के अंदर एरे का, ठीक है।
अब हम समझेंगे कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने का कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप होता है सिंटैक्स में। उसके बाद आप लिखते हो, ठीक है, एरे का नाम, एरे नेम, और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? साइज। तो ये 3 चीज़ होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ से एरे इनिशियलाइज होता है। ये उसका टाइप हो गया कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, फिर आप जो एरे का नाम लिखना चाहते हो वो, उसके बाद साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता है आपको C++ में कि कितने साइज़ का आपको एरे क्रिएट करना है। तो हम एक बना के देखते हैं कि ओरिजिनली में जब आप डेटा टाइप लोगे तो किस तरीके से बनेगा। अगर मुझे 100 तक के नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा होगा, जब भी नंबर का टाइप है तो नंबर का टाइप आपको पता होना चाहिए इंट है। अब इंट बना लिया। अब मैंने क्या किया, एक एरे का नाम लिया AR ऑफ, और साइज़ दे दिया यहाँ पे 100। ये क्या कर रहा होगा? एरे को डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा जो एरे है वो 100 साइज़ का है, ठीक है। तो ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया। आप कभी भी एरे को डिक्लेयर करो तो आपको इस तरीके से करना है। वैसे ही अगर आप फ्लोट वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो तो फ्लोट के लिए भी आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। और हर डेटा टाइप के लिए अगर आप स्ट्रिंग का एरे बनाना चाहते हो तो स्ट्रिंग के लिए भी सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको डेटा टाइप रखना है, उसके बाद आप एरे का नाम लिखोगे, उसके बाद आप उसको बताओगे कि ये कितने साइज़ का एरे है। तो ये 3 चीज़ से आपका एरे इनिशियलाइज हो रहा होगा। तो मैंने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से इनिशियलाइज होता है। अब भैया मुझे ये भी तो बताइए कि ये जो एरे में इंडेक्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। एरे के इंडेक्स किस तरीके से होते हैं? सपोज़ ये एरे है अपना, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में चीज़ें रखी है। यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 4 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 5 रखा है, यहाँ पे 10 रखा है, यहाँ 15 रखा है, ठीक है, इस तरीके से रखा है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? इंडेक्स हो गए उसके, ठीक है। अब कभी भी आप एरे को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप किस तरीके से एक्सेस करोगे? आप करोगे, अगर मुझे 0th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप करोगे AR ऑफ 0, तो इसके थ्रू आपको वैल्यू मिल रही होगी 2, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ये 3 को एक्सेस करना है, ठीक है, अब ये 3 को एक्सेस कैसे करेगा? इसका इंडेक्स कितना है? 2, तो ये आपको मिल जाएगा वैल्यू 3, ठीक है। वैसे ही आपको अगर 5 को एक्सेस करना है, ठीक है, मतलब 15 को एक्सेस करना है, तो आपको इंडेक्स 5 देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही होगी 15। तो ये चीज़ से इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इंडेक्स की हेल्प से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि वो इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी गई है एरे के अंदर। तो आप एरे की वैल्यू कैसे निकाल रहे होगे? एरे की वैल्यू निकल रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स के बेसिस पे आप एरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी जो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है तो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। एरे की कभी भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, इंडेक्सिंग, ठीक है। और जितनी भी उसकी लेंथ रहेगी उससे -1 तक जाएगी। सपोज इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसका साइज़ है 6। तो एरे का इंडेक्स की लेंथ कितनी हो गई? हमारी इंडेक्स लेंथ हो गई साइज -1, ठीक है, मतलब 5। समझ गए? होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनली इंडेक्स किस तरीके से एरे बनाता है। और इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी एरे के अंदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम देखेंगे एरे का इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप रख दोगे एक एरे का नाम। जैसे मैंने ये क्रिएट कर दिया एरे, ठीक है। अब मैंने इसका साइज़ दे दिया 2। अब मुझे अगर इसमें वैल्यू असाइन करना है, मतलब इनिशियलाइज करना है वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट की हेल्प से वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो एक एरे में। आपने यहाँ पे साइज़ मेंशन कर दिया और वो साइज़ की हेल्प से आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू आ गई, 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू आ गई, और साइज़ जो एरे का था 2 था, हमने पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड तरीका हम और देख लेते हैं। अगर सेकंड तरीका, ठीक है,
अगर ए आर ऑफ 5 मतलब एरे की लेंथ 5 है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो आपने 5 लेंथ की वैल्यू असाइन कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे को इनिशलाइज कर सकते हो। ये हो गया पहला तरीका कि ये तरीका सबसे बिगनर तरीका है। ये तरीके से हम एकदम बेसिक लेवल पे एरे को इनिशलाइज करते हैं। अब वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है तो सेम आप करोगे, बस डेटा टाइप आपका चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ 2। अब आप उसमें कुछ भी पास कर सकते हो, आप भोपाल पास कर सकते हो, आप बेंगलोर पास कर सकते हो, ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या एरे में हम ये जो वैल्यूज़ है 1 और 2, इसमें अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं? सपोज़ यहाँ पे मैंने रख दिया 2 और यहाँ पे मैंने रख दिया बेंगलोर, तो इट इज़ पॉसिबल टू राइट 2 डेटा स्ट्रक्चर और 2 डेटा टाइप इन ए सिंगल एरे? सो नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे कि आप 2 डेटा टाइप को सिंगल एरे में पास करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एरर मिल रही होगी, कंपाइल टाइम एरर। तो आपको इससे क्या समझ में आया? एरे में रूल है कि जो भी आप डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, उसी टाइप की वैल्यू वो रीड करेगा, वो राइट करेगा, उसी टाइप की वैल्यू उसे पास करना पड़ेगा आपको। ये मैंडेटरी है, इसके बिना वो नहीं चल रहा होगा। तो होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे बढ़ के और चीज़ें देखेंगे। अब इनिशलाइजेशन आपको समझाता हूँ मैं। 2 तरीके के इनिशलाइजेशन होते हैं, एक कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन होता है और एक होता है रन टाइम इनिशलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग की टेंशन मत लेना यार, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, आप लोग अपने उससे समझ लेना, ठीक है। उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्पेलिंग की। तो ये 2 तरीके के इनिशलाइजेशन होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। अब इसके डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। कंपाइल टाइम नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो कंपाइल टाइम पे इनिशलाइज होता है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे, जैसे हमने जो अभी एरे बनाया था ऐसा ऐसा करके और एरे के कुछ साइज़ दिया था, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या बताता है? ये कंपाइलर को बताता है कि यार मुझे एरे इनिशलाइज करना है, उसकी वैल्यू ये है, उसका साइज़ ये है। तो कंपाइल टाइम पे ही आपका एरे इनिशलाइज हो जाएगा। बट रन टाइम में क्या होता है? रन टाइम में आपको पता नहीं होता है कंपाइल टाइम पे कि क्या इनपुट आने वाला है। रन टाइम में आपको यूज़र दे सकता है कि n = 10, मतलब n का साइज़ जो एरे का है वो 10 रख दो। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये जो साइज़ है रन टाइम पे ये पता नहीं है आपको, ये यूज़र से इंसर्ट होगा। यूज़र देगा इसका साइज़ रन टाइम पे कि मुझे 10 साइज़ का एरे बनाना है, या मुझे 100 साइज़ का एरे बनाना है, या मुझे 1000 साइज़ का एरे बनाना है। तो इस तरीके से रन टाइम में आपको रन टाइम पे पता चल रहा होगा कि किस टाइप का ये एरे बनाने का बात कर रहा है। हमको पहले पता नहीं चल रहा होगा कि किस तरीके से एरे ये बनाना चाहता है। तो रन टाइम आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए और कंपाइल टाइम भी आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। कंपाइल टाइम का मतलब जो कंपाइल टाइम पे इनिशलाइज होता है, कंपाइल टाइम इनिशलाइज। रन टाइम का मतलब जो रन टाइम पे इनिशलाइज होता है, जब हमारा कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है रन टाइम और कंपाइल टाइम में, तो कंपाइल टाइम का सिंपल सा मतलब है जब आपका कोड कंपाइल हो रहा है, मतलब जब आपका कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। रन टाइम का मतलब जब आपका कोड कंपाइल हो गया है, रन होने लग गया है, उस समय यूज़र ने बोला कि मुझे 10 साइज़ का इनपुट चाहिए एरे में, तो उस समय ये बनेगा एरे। और जब इनपुट आते जाएगा तो उस समय इनिशलाइज होते जाएगा ऑफ साइज 10। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपको समझ में आया होगा कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। अब हम इसको कोड वाइज भी समझ सकते हैं कि कंपाइल टाइम का कोड हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, हम कंपाइल टाइम का कोड ऐसे लिखा करते थे। रन टाइम का कोड लिखना है भैया, तो रन टाइम का कोड लिखने के लिए, ठीक है, रन टाइम का जब आप कोड लिख रहे होंगे, रन टाइम कोड, ठीक है, रन टाइम का जब आप कोड लिखोगे तो रन टाइम में क्या हो रहा होगा? रन टाइम में
आपके एक इनपुट आएगा, ठीक है। वो n हो सकता है, वो और कुछ हो सकता है। उस बेसिस पर, ठीक है, वो n के बेसिस पर हम हमारे एरे को इनपुट दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया ए आर ऑफ n। इसके बाद ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे ए आर ऑफ आई। तो यहाँ पे आप समझो हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये यूज़र से आया इनपुट। ये यूज़र ने बोला कि भाई साहब मुझे तो एक इनपुट चाहिए ऑफ साइज़ 10, मुझे 10 साइज़ का एरे क्रिएट करना है और मुझे तो ये इनपुट चाहिए। तो n में आ जाएगा 10, उसके बाद ये n में रिप्लेस होगा 10, ठीक है। तो हमारा एरे का साइज़ बन गया ए आर ऑफ 10। अब ये जो फॉर लूप है ये 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के बाद क्या होगा, ये जो आई है, यहाँ पे जो आई है वो फर्स्ट टाइम 0 रहेगा, सेकंड टाइम 1 रहेगा, दूसरे टाइम 2 रहेगा, तीसरे टाइम 3 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चल के एरे की जो 10 मेमोरी है, ये जो 10 लोकेशन है एरे की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये 10 पे भर देगा। अगर पहली लोकेशन पे बोला, ये पहली बार चला जब ए आर ऑफ आई 0 था, ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे डाल देगा 2। अब यूज़र ने बोला कि भाई मुझे सेकेंड लोकेशन पे 5 चाहिए, तो यहाँ पे डाल देगा 5। ये फॉर लूप लगातार रिपीट होगा, और ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स आपका रिपीट हो रहा होगा, और उसकी हेल्प से आप आराम से एरे में इंसर्ट कर रहे होगे। तो आपको रन टाइम में समझ में आया होगा कि हमें कंपाइल टाइम पे बिल्कुल नहीं पता है कि एरे के वैल्यू क्या होने वाली है, एरे का साइज़ क्या होने वाला है। हमें कंपाइल टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा, हमें सब रन टाइम पे मिल रहा होगा यूज़र से इनपुट। यूज़र बता रहा होगा हमें कि क्या रखना है एरे का साइज़, क्या रखना है हमें एरे की वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको रन टाइम पे मिल रही होगी। तो होप आपको इस तरीके से बेहतर समझ में आया होगा कि कैसे हम रन टाइम पे काम कर रहे होते हैं, या रन टाइम हमारा किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब हम कुछ कोड देखेंगे, कोड वाइज आपको बताऊंगा मैं कि एरे का इम्प्लीमेंटेशन, एरे को रीड आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब कोड देखने से पहले कुछ और डाउट्स है मेरे अंदर, आपके अंदर तो आते नहीं है बट मेरे अंदर आ जाते हैं। मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर, ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा, ये मैंने एरे बनाया, कंपाइल टाइम एरे बनाया, ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन, इसका इनिशियलाइजेशन अभी मैंने किया नहीं है, कर देते हैं इसका इनिशियलाइजेशन। इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड ए आर ऑफ, सिर्फ 2 ही वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2 वेरिएबल रख दिया, ये हो गया कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, कि हमारे को वैल्यू भी पता है, साइज़ भी पता है। अगर सी आउट, ठीक है, अगर मैं ए आर ऑफ 0 को रीड करने की कोशिश में लेगा तो आउटपुट क्या आएगा, चलो जल्दी बताओ, आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट की वैल्यू आएगी 1, बिकॉज ए आर ऑफ 0 पे रखा है 1, जो इंडेक्स है ए आर ऑफ 0 उस पर रखा है 1। ऐसी 2 मेमोरी बनी होगी, ठीक है, 0 और 1 एरे की, ये एरे का नाम हो गया, इसके अंदर रखा है 1 और 2, तो 0 पे क्या मिलेगा हमें, ए आर ऑफ 0 पे 1 मिलेगा, क्योंकि वैल्यू उसकी 1 है। वैसे ही अगर आप ए आर ऑफ 1 को निकालोगे तो आउटपुट क्या आ रहा होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 आ रहा होगा, ठीक है। बट वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ, अब मुझे बताओ ए आर ऑफ 5 पे क्या आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बताया था ए आर ऑफ 2 पे, ए आर ऑफ का साइज़ 2 है, मतलब एरे का साइज़ हमारा 2 है, ठीक है, उसमें 2 ही वैल्यू है, तो ए आर ऑफ 5 कैसे निकाल रहे हो, क्या है, क्या आप गलती कर रहे हो, ए आर ऑफ 5 कैसे हो सकता है। क्या ये कंपाइल टाइम एरर देगा, बताओ मुझे, क्या ये कंपाइल टाइम एरर देगा, या ये कुछ वैल्यू ला के दे रहा होगा, जो ए आर ऑफ 5 पे स्टोर है, वैल्यू ला के दे रहा होगा, बताओ। या थर्ड कुछ अलग ही हो रहा होगा, अलग ही हो रहा है,
क्या हो रहा है अब बताओ, ये तीनों में से क्या लग रहा है आपको, टेल मी, क्या लगता है आपको। तो यार कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे तो लग रहा है भैया कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि एरे का साइज़ तो 2 ही है। तो एरे का जब साइज़ 2 है, मुझे यहाँ पे पता है कि एरे का साइज़ हमने 2 बनाया है, तो 5 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये एरर देगा। तो क्या ये सही है, मैं अभी बताता हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं, चलो कुछ लोग ने बोला 30% लोग ने बोला कि ये है, कुछ ने बोला कुछ वैल्यू देगा, पर वो ये नहीं पता कर पा रहे कि क्या वैल्यू देगा। तो चलो ये भी कुछ रेशो मान लेते हैं 30%, अलग ही होगा कुछ, मतलब लोग कंफ्यूज है, ये होगा या ये होगा या कुछ और ही होगा। तो ऐसे लोग बहुत सारे, ऐसे लोग 40% है। अब मैं बताता हूँ ओरिजिनली में हो क्या रहा है, थोड़ा आप खुद भी सोचिए फिर मैं बताऊँगा। तो इसमें हो ऐसा रहा है कि जब आप AR(5) की वैल्यू एक्सेस करने जाते हो, तो जहाँ पर भी ये रैम में एरे इनिशलाइज हुआ होगा 0 और 1, ठीक है, क्योंकि 2 ही साइज़ था एरे का, और 0 पे क्या रखा था, 0 पे रखा था हमारा 1, ठीक है, और 2, इसमें 2 वैल्यू थी, इसका नाम था AR(ऑफ), और ये कहीं रैम के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, ये रैम के अंदर स्टोर है कोई मेमोरी लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन, ये कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है हमारा, ओके। अब अगर हम AR(5) एक्सेस करने जाएंगे, AR(5) आपके हिसाब से किधर हो सकता है, इधर हो सकता है, 3 2 3 4 5, ठीक है। बट हमने तो ये 2 ही मेमोरी इनिशलाइज करी है, ये मेमोरी तो हमारे पास है ही नहीं, तो आउटपुट क्या लेके दे रहा होगा। तो AR(5) पे आपको मिल रही होगी गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है गार्बेज वैल्यू का, इसका मतलब ये होता है हर लोकेशन पे रैम की, अगर आप AR(100) भी देखोगे तब भी आपको कुछ मिल रहा होगा, AR(1000) भी देखोगे तब भी आपको कुछ मिल रहा होगा। तो हर मेमोरी पे कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, क्योंकि वो हमने सेट नहीं करी होती है, वो रैम में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, कुछ कहीं और की मेमोरी हम एक्सेस कर रहे होते हैं। सपोज़ एक रैम है जिसमें हम बहुत सारी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, कुछ मेमोरी कोई और यूज़ कर रहा है, कुछ मेमोरी CPU यूज़ कर रहा है, ठीक है, कुछ मेमोरी हमारे अलग प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, और उसी के बीच हमने एक AR बना दिया 10 साइज़ का। अब हम बोल रहे हैं AR(100) को एक्सेस करो। अब AR(100) जब एक्सेस होगा तो ये गार्बेज वैल्यू देगा, किसी और की वैल्यू ला के देगा, तो हम उसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ AR(5) सपोज आपका ऐसा कुछ वैल्यू ला के दे रहा है आपको 10,000। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि एरे की बाहर की वैल्यू हमें एक्सेस नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं हम, आउट ऑफ बाउंड। ये कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ बाउंड, कि आप एरे के साइज़ के बाहर की वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते हो। यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो जब भी आप फॉर लूप चला रहे होगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि हम एरे की वैल्यू के नीचे तक ही फॉर लूप चलाए, एरे की वैल्यू के आगे ना चलाए जब भी आप प्रिंट कर रहे होंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कुछ गार्बेज वैल्यू मिल रही होगी। अगर मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पे 10 और एरे का साइज़ मेरा 5 ही है, तो 5 तक ये सही चल रहा होगा, जितनी भी वैल्यू हमने 5 तक असाइन करके रखी होगी ये सही चलेगी, उसके बाद की वैल्यू पूरी गार्बेज आ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी जितना आपका साइज़ है एरे का, उसके बाहर की वैल्यू एक्सेस कभी नहीं करना है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। उसके बाहर की वैल्यू सब गार्बेज वैल्यू होती है, और बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे C++ में, C में आप ये एक्सेस भी कर पा रहे हो, ठीक है, गार्बेज वैल्यू, बट जावा में आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, वो एरर दे देगा आपको। तो ये डिफरेंस होता है C++ और जावा में, जो आपको पता होना चाहिए, ओके। अब हम कोड में देखेंगे कि कोड में एरे हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। तो पहला कोड यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, हमने एक एरे डिक्लेयर करा है जिसकी लेंथ हमने रखी है 5, ठीक है, और उसमें हमने वैल्यू भी असाइन कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेस किया है उसको, और यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। AR(0) पे क्या रखा है, AR(0) पे 0 रखा है तो 0 प्रिंट हो गया, AR(1) पे 1 रखा है तो 1 प्रिंट हो गया, 2 पे 2 था, 3 पे 3 था। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियसली 4 प्रिंट होना चाहिए, तो 4 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, ठीक है, 10 लिख दिया मैंने, अब कितना प्रिंट होना चाहिए 4th पोजीशन पे, 10,
ठीक है। तो 4th पोजीशन पे 10 रखा है तो अब 10 प्रिंट हो रहा है। एक और चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, आउट ऑफ बाउंड, मतलब अगर मैं 10th एलिमेंट एक्सेस करने जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 10th एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ना ही एरे में डिक्लेयर हुआ है, बट 10th एलिमेंट की वैल्यू निकल के आ रही है, और ये वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है। यही मैं आपको बता रहा था, आउट ऑफ बाउंड में यही होता है। तो कभी भी हमें एरे को हमारी जो साइज़ की वैल्यू है उससे एक्सिस में नहीं करना है, एक्सिस उससे ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये बात हमेशा याद रखना है, नहीं तो आपको गार्बेज वैल्यू मिल रही होगी। और एक और तरीका जो इनिशियलाइजेशन का हो सकता है, सबसे पहले हमने AR(5) को डिक्लेयर कर दिया, मतलब हमारा एरे 5 लेंथ का होना चाहिए। उसके बाद ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि AR(0) पे 3 रख दो, AR(1) पे 10 रख दो, AR(2) पे 15 रख दो, ठीक है। वैसे ही AR(3) पर कितना रख दें, 25 रख दो, और AR(4) पे 20 रख दो, ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते 3, तो अब हमारी वैल्यू सही प्रिंट हो रही होगी, राइट। तो इस तरीके से भी आप एरे को वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एरे क्रिएट कर दिया है, ठीक है, हमने यूज़र से एक n इनपुट ले लिया और वो n की बेसिस पे हम एरे का साइज़ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र इनपुट देता है 3 या 4 तो हम एरे का साइज़ 3, 4 उसके बेसिस पे रखेंगे, तो ये रन टाइम पे हो रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एरे में इनपुट लेंगे, जो हमारा साइज़ है एरे का, जैसे 4 लेंथ का है तो हम एरे 0 पे क्या रखने वाले, 1 पे क्या रखने वाले, 2 पे क्या रखने वाले, 3 पे क्या रखने वाले इंडेक्स पे, वो हम यहाँ से इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद ये जो अगला फॉर लूप है ये मैंने प्रिंट करने के लिए लगाया कि जो आपने इनपुट लिया वो ओरिजिनली में वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो हम देख लेते हैं, मैंने इसको रन किया है, ठीक है, मैं रन कर दिया है। तो यहाँ रन करने के बाद सबसे पहले हमें वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा n की, तो मैंने n का साइज़ दे दिया 3। अब AR(0) पे मैं स्टोर करूँगा 80, AR(1) पे स्टोर करूँगा 32, AR(2) पे स्टोर करूँगा 43। तो आपको ये एरे के अंदर प्रिंट होते हुए मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, AR(0) के अंदर 80 आ गया, AR(1) के अंदर 32, AR(2) के अंदर 43। तो इस तरीके से भी आप इनपुट ले सकते हो और ये रन टाइम पे हो रहा है। जो भी n की वैल्यू होगी रन टाइम पे, उसी के बेसिस पे हम इनपुट का साइज़ तय कर रहे होंगे और एरे में इंसर्ट कर रहे होंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा रन टाइम पे हो रहा है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सेकंड चीज़ हम समझेंगे कि आप फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे कॉल कर सकते हो। मतलब जो आपका मेन फंक्शन है, इंट फंक्शन के अंदर से आप कोई दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एक प्रोग्राम हम देखेंगे उसके बेसिस पे। जैसे हमें सम ऑफ लेंथ निकालना है कि ये इसका सम क्या है, एरे में जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट है उसका सम क्या है, तो हम एक फंक्शन डिज़ाइन कर रहे होंगे और वो हमें ला के दे रहा होगा कि हमारा एरे का सम क्या है, टोटल सम क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये फंक्शन को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक फंक्शन डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये फंक्शन हमने नया बनाया है और सबसे पहले आप नीचे देखो, सबसे पहले हमने एक एरे को इनिशियलाइज करा है, 0 1 2 3 4 उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी है। उसके बाद हमने ये फंक्शन को कॉल किया है और उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया है हमारा एरे जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे हमारा एरे आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। आर्ग्यूमेंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये एरे को हमें पता है कि ये एरे की लेंथ 5 है तो हम 5 तक चला रहे हैं। एक हमने फंक्शन डिक्लेयर, हमें पता है कि ये एरे की लेंथ 5 है तो हम इसको 5 तक फॉर लूप के अंदर चलाएंगे और हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक सम वेरिएबल जो हमारा सम स्टोर कर रहा होगा। AR(0) में कितना है, प्लस AR(1) में कितना है, प्लस AR(2) में कितना है, प्लस AR(3) में कितना है। ऐसे करते करते हम AR ऑफ साइज़ तक जाएंगे, मतलब एरे की साइज़ तक हम पूरी चीज़ों का समेशन लेंगे और रिटर्न करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे समझ गए हो, हम यहाँ पे पूरा समेशन कर रहे हैं सम में, और सम में हमारा लास्ट में आउटपुट हो रहा होगा और जिसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आना चाहिए कितना, 10, ठीक है। देखो ये लाइन प्रिंट हो रही है, सम ऑफ एरे इज इक्वल टू 10। तो एक और मैं आपको बता दूं कि आपको फंक्शन कैसे बनाना है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एरे आर्गुमेंट पास किया है और उस बेसिस पे मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो
और ये चीज़ समझने के लिए आपको लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर लैंग्वेज के बारे में आपको पता है, आपको फंक्शन पता है क्या होते हैं, आपको एरे पता है क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें पता है, तो आप बेसिक अच्छी चीज़ें समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है मिनिमम नंबर निकालने का। अगर आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि इसमें कौन सा नंबर है जो सबसे मिनिमम है, जैसे 0 1 2 3 4 है, तो इसका मिनिमम नंबर कौन सा है, 0 है। इसका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 4 है। तो आपको ये निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो यही सब रहेगा। बस हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, इंट ऑफ मिनिमम। ठीक है। अब मिनिमम हमने दे दिया इंट ऑफ मिन। इंट ऑफ मिन क्या करता है, इंट ऑफ मैक्स। ठीक है। इंट ऑफ मैक्स क्या करता है, इसमें मैक्सिमम नंबर स्टोर करके रखेगा। आप एक ऐसा भी कर सकते हो, आपने 10,000 ले लिया, ठीक है, मिनिमम में, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्यों लिया। i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप चेक करोगे मिन क्या ग्रेटर है AR ऑफ i से। अगर ये ग्रेटर है तो मिन में AR ऑफ i डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया हमने, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे मिन ऑफ एरे इज मिन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मिन में चेंज कर देते हैं। तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए आउटपुट। ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है आपको, i लेस देन 5 नॉट। ओके, अच्छा, हमने सेमी कॉलन की जगह कॉमा लगा दिया था। ओके, ये देखो, तो एरे ऑफ मिनिमम आ गया हमारा 0। ये कैसे आया, तो हमने सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये मिनिमम के अंदर हमने 10,000 क्यों स्टोर किया। तो यार जब भी आप ये लॉजिक लिख रहे हो कि आपको मिनिमम नंबर फाइंड करना हो, तो आप जब मिनिमम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम नंबर से करो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो पहला नंबर तो आपको मिनिमम लेना ही लेना है उसमें। मतलब अगर यहाँ पे 4 भी रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता, तब भी मैं मिनिमम के अंदर ये 4 को सबसे पहले रखता और ओवरराइड करता 4 से। तो सबसे पहले मिनिमम में आ जाता 4, फिर मैं अगली बार कंपेयर करता क्या 4 ग्रेटर है 1 से, तो हाँ 4 ग्रेटर है 1 से, तो मिनिमम में मैं 1 डाल देता। और जब तक कंपेयर करता जब 1 से लेस ना आ जाए। अगर लेस होता तो मैं मिनिमम में डाल देता, और लेस नहीं होता तो मैं मिनिमम में नहीं डालता। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता, सपोज अगर मैं 0 ले लेता तो 0 खुद ही मिनिमम है, तो ये बढ़ेगा ही नहीं कभी आगे, तो ये हमेशा 0 ही आउटपुट देगा, भले यहाँ पे 0 हो या ना हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में और अच्छे से आई होगी। अब हम मैक्सिमम नंबर निकाल के देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। अब इसका मैक्सिमम नंबर ये एरे का 10 है। ठीक है, मैक्स। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम के अंदर आपको 0 लिखना पड़ेगा। क्यों भैया, मैक्सिमम के अंदर क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम के अंदर जब आप मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे तो आपको उसको मिनिमम नंबर से डिक्लेयर करना पड़ेगा, कि जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो पहली वैल्यू तो आप उसमें असाइन कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स, क्या मैक्स लेस है AR ऑफ से, तो हम मैक्स में स्टोर कर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, जब पहली बार आ रहा होगा 4 आ रहा होगा तो 4 इसमें होगा, मैक्स में 0 होगा, तो 0 कंपेयर होगा 4 से। क्या 0 लेस है 4 से? हाँ लेस है, तो मैक्स में 4 स्टोर कर दो, तो मैक्स में 4 स्टोर हो जाएगा। और एट लास्ट 4 क्या लेस है 10 से? हाँ वो भी लेस है, तो 10 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको 10 आउटपुट मिल रहा होगा। इसको भी चेंज कर दो, मैक्स ऑफ एरे इज 10। ठीक है, और अगर 10 को आप यहाँ पे 2 लिख देते हो तो मैक्स ऑफ एरे इज 4, राइट। तो दिस आर द मेथड्स विच वी आर यूजिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लॉजिक आप किस तरीके से लिख रहे हो। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको एरे का कॉन्सेप्ट एक नंबर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर बहुत लोगों ने करके नहीं रखा है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।